नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मानव भूगोल के सवाल कर रहे थे लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए, और मैंने आपसे चैप्टर नंबर 32, 33 ये हमने कर लिया था। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 34, जिसके अंदर जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, इन सब की बातें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। जो प्रश्न आपसे गलत होते हैं उनको वन लाइनर के रूप में आप ज़रूर लिखिए, है ना। अपने नोट्स में ही अपडेट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम से थोड़ा पहले पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो जो लोग भी साथ में जुड़े हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनीष, आशा और भी जो लोग साथ में जुड़े हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना कोई समय गंवाए दोस्तों, हम हमारा आज का पेपर शुरू करते हैं, और जैसे जैसे प्रश्नों के आंसर आप देते जाते हैं आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? जल्दी बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? स्वागत है सभी का। प्रियंका जी, जितेंद्र जी, प्रवीण जी, एसके राठौर, सुरेश, साक्षी, स्वागत है सभी का। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? जल्दी बताइए। स्वागत है नरेश जी। देखिए, इसने पूछा है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, इसका आंसर सहारा होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तब अपना आंसर होता क्या? थार। समझ रहे? अरे भाई, सहारा मरुस्थल का विस्तार 11 देशों में है। सहारा मरुस्थल का विस्तार 11 देशों में, छोटा नहीं है सहारा मरुस्थल। समझ रहे आप? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है सहारा, बट सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, उसके मामले में कौन सा है? थार। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना संपन्न हुई थी। किरण जी, एनसीईआरटी पढ़िए आप, कोई मना नहीं है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ के भी आप एमसीक्यू ये कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, पहली संपूर्ण जनगणना कब संपन्न हुई थी, ये तो आपको आता होगा। बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल ठीक। देखिए, पहली संपूर्ण जनगणना जो हो गई थी वो 1881 में हो गई थी, है ना। और प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर इसका प्रावधान भी रखा गया था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किन दशकों में भारतीय में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा दशक था, या सॉरी, दशक तो नहीं कहना चाहिए, कौन सा समय था जिसे जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ी। हाँ, क्या कहेंगे? एसके राठौर जी, देखिए हमारे जो आप पीडीएफ वगैरह देखते होंगे ना, उसी को आप बुक मान के चलिए, उसी से नोट्स बनाने। आपके तो बन गए होंगे, अब आपको क्या चिंता है, आपके नोट्स बन गए होंगे, चिंता मत करिए। हाँ, देखिए इसका सही आंसर है 1951 से 1981। इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है ना। 1921 तो हमारा सबसे बड़ा लॉस था, समझ रहे आप। 1920 में स्पेनिश फ्लू नाम की बड़ी महामारी हो गई। 1940 से 1945, 43, 44, 45 बंगाल के अंदर 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, आपको पता है। इसलिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी सॉरी, ये क्या नाम है, 1921 से 51 तक तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता व्यक्त करने वाले प्रथम विद्वान थे। चेतन शर्मा जी, ऐसा है, आप तो आज ही लग रहे हो मुझे, आज पहली बार ही आपका नाम देखा है मैंने। पहले इन प्रश्नों के सही जवाब दीजिए, उसके बाद आप बाकी की बातें होंगी। एटलीस्ट पहले अपने एमसीक्यूज को तो सही कर लीजिए। हाँ, अगर एमसीक्यू के भी आंसर आप सही से नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ ये इस तरह की आप बातों में उलझ के रह जाओगे।
हम्म, बिल्कुल सही मनीष जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है माल्थस। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें जो भी आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको आपको वन लाइनर के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है। बहुत सारे तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपके नोट्स में मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई ऐसा नया प्रश्न आता है तो कृपया करके इसको आप, है ना, उसमें डालिए। ठीक है। हाँ, यार ये ब्रिटलैंड होगा, इसने क्या लिख दिया है, ये ब्रिटलैंड है ना। ब्रिटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में अवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित हुई थी कब? हाँ, देखिए, ब्रिटलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है ना। और ये हुई थी 1987 में। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको, समझ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ही जनसंख्या की भी बात की गई थी कि हमें वर्तमान जनसंख्या को नियंत्रित भी करना है और संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना है कि उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जा सके, है ना। नेक्स्ट आइए, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है, सबसे तेजी से बढ़ने वाले जनसंख्या कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक है, बताइए। कोई बात नहीं सुरेश जी, गलत हो गया, इट्स ओके। अगली बार के लिए सीख है, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप नहीं पूछा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। और मुझे अधिकांश लोगों के आंसर गलत लग रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप अफ्रीका है। कौन सा? अफ्रीका। ये सही है ना। आपको इस चीज को पचाने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, आप चाहो तो इसे जो भी आपकी इच्छा है, किताब, गूगल, जो करना चाहे कर सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, परंतु सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। देखिए, किसी जगह पर आर्थिक विकास जितना पिछड़ा हुआ होगा, जनसंख्या की वृद्धि उतनी तीव्र होगी, क्योंकि वहां पर प्रजनन की दर उतनी ही उच्च होती है। जहां पर आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन होता है वहां पर प्रजनन की दर उच्च होती है। समझ रहे हैं आप, ये अफ्रीका की प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? नहीं है, नहीं। बोलिए। हाँ, विरल जनसंख्या का मतलब है जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। आपको यहां पहचानना है कौन सी जगह है जहां जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। समझ रहे आप, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, बताइए। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे ये वाला। जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, यू करो ना। विरल जनसंख्या नहीं है, मतलब जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। ये डी ऑप्शन देने जैसे आप दे रहे हो, वहां तो है ही नहीं जनसंख्या है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए जहां जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अरे भाई, दक्षिण पूर्व एशिया। अब जैसे किसी को दिक्कत हो सकती है, सर भूमध्य रेखीय प्रदेश क्यों नहीं होगा? देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास के जो प्रदेश है वहां पर अधिकांशतः हमारे को घने जंगल मिलेंगे।
वर्षावन मिलेंगे, जैसे ब्राजील के घने वर्षावन, कांगो के घने वर्षावन, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, है ना। तो यहाँ घने वर्षावन है भूमध्य रेखा के आसपास। तो वर्षावनों के अंदर भी आपको बायोडाइवर्सिटी तो ज्यादा मिलेगी, पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। जबकि दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर आपको नदियों की घाटियां मिलेंगी, आपको मेकांग नदी मिलेगी, इरावदी मिलेगी। दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये देश आते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में, और सब में प्रॉपर बड़ी जनसंख्या है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जिस कारण से सघन बसा हुआ है वो है, जापान का एक प्रदेश है कोबे ओसाका, बताइए वो किस कारण से सघन बसा हुआ है, क्या कहेंगे? आपने फिर ज्योग्राफी, जापान में पता है खनिज नाम मात्र के हैं, जापान खनिजों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, खनिजों की उपलब्धता है ही नहीं, समझ रहे हैं आप। पर कोबे और ओसाका में मोटर वाहन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इसके बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी हुई है, समझ रहे हैं आप। औद्योगिकीकरण के कारण कोबे और ओसाका के अंदर जनसंख्या का घनत्व अच्छा है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? आसान सवाल है, गलत मत करना। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये आपसे गलती हुई है भैया, ये काफी लोगों से शुद्ध गलती हो गई है, और मुझे लग नहीं रहा है कि आप पहुंच पाओगे, या मुझे लग रहा है आपने नाम भी नहीं सुना है। अरे इसका सही आंसर है सालसेट, है ना। ये है मुंबई का दक्षिणी भाग, मुंबई का दक्षिणी भाग, समझ रहे हैं आप। आज का जो मुंबई आपको दिखता है ये 7 द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप सालसेट था, फिर कोलाबा, छोटा कोलाबा, है ना। इन सबको मिला के 7 द्वीपों को मिला के आज का मुंबई तैयार हुआ है। उसमें अभी भी सालसेट जो है ये, है ना, सालसेट ये ब्रिज से जुड़ा हुआ है। आपने नहीं देखे वो अभी एक अटल सेतु वगैरह का उद्घाटन हुआ है, उन्हें जोड़ा गया है। तो ये सालसेट इसका सही आंसर है ना। और माजुली, माजुली अगर कोई आंसर दे रहा था तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नदी द्वीप है ये। कैसा द्वीप है? नदी द्वीप, नदी के बीच में जो है, समझ रहे हैं। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, कौन सा? माजुली, याद आ रहा है ना। देखिए आप एक बात को समझिए, देखिए क्वेश्चन आपसे 100% नहीं होगा, समझ रहे हैं आप जैसे 10 सवाल आते हैं ना, अपने को 6-7 तक पहुंचना है। सारे सवाल बहुत रेयर चांस होता है, बहुत टाइम चाहिए सारे के सारे सवाल करने के लिए। और दूसरा देखिए, बीइंग अ टीचर और आपको एनालिसिस करने के लिए मेरे सामने ऑब्लिगेशन होती है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं क्वेश्चंस को 3 फॉर्मेट में बांटता हूं। सबसे आसान क्वेश्चन, इजी टू आंसर, थोड़े मॉडरेट, अगर नोट्स वगैरह पढ़े हैं तो उससे आंसर आ जाएगा, और तीसरे होते थोड़े अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन, जिसमें होता है कि आपके आसपास किताब की जानकारी के अलावा आपके पास और कितनी जानकारी है, समझ रहे हैं आप। तो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप यूं दिल छोटा मत करिए, ये तो होंगे। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
हाँ, देखिए, आयु हो जाएगा और लिंग मतलब कि पुरुष महिला हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? जी मनीष जी, देखिए वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि चैप्टर के साथ साथ मैं चैप्टर की थ्योरी को साथ में शामिल करूं मैं, है ना, मेरी पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, फिर भी अलग से कुछ कक्षाओं का आयोजन जरूर करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पिरामिड आरेख जो होते हैं, पिरामिड जैसे नहीं होते, आपको पता होगा, इस तरीके से, है ना। इसमें आयु और लिंग, एक तरफ आयु का कॉलम आ जाता है और फिर एक तरफ लिंग का कॉलम आ जाता है। लिंग के पिरामिड बन जाते हैं, महिला पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष। ठीक है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? शहरी आबादी सर्वाधिक होनी चाहिए। ममता जी, क्लियर तो करना ही पड़ेगा, अपने पास ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगा, आप चिंता मत करिए, हमारे पास अभी काफी समय है। अगर आपने वीडियो लेक्चर सारे अटेंड किए हैं, नोट्स बनाए हैं, जरूर पूरा होगा, आप चिंता मत करिए। जी, इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस एक बार पहले पूरा पढ़ा करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बिल्कुल सही है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और सर्वाधिक क्या है यहां पर? शहरी आबादी है। स्तृत प्रतिदर्शी सैंपलिंग कैसे की जाती है? जब कभी भी अपन जनसंख्या के अंदर किन्हीं मुद्दों की चर्चा करते हैं, सैंपलिंग कैसे करते हैं, बताइए। दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बहुत आसान सवाल है भाई, क्या कर रहे हो? आपको अगर शिक्षा वगैरह जैसे सैंपलिंग करनी है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, देखो डी ऑप्शन में, एक मिनट एक मिनट, डी डी कैसे कर रहे हो आप? पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है सैंपलिंग कैसे करते हैं। अब इसमें जिसने डी आंसर दिया है वो क्या कह रहा है? जनसंख्या के एक अंश का प्रतिदर्श तैयार करना जिसका चुनाव यादृच्छिक यानी कि क्रॉस के अंदर किया जा सके। एक बात बताओ, अगर आपको एक पूरी जनसंख्या का अध्ययन करना है तो पहले तो आपको जनसंख्या को समूह में बांटना पड़ेगा ना। आप जनसंख्या का एक अंश कैसे ले सकते हो? क्या एक अंश से काम होगा क्या आपका? पहले मेरे को यह बताओ। जैसे कि उदाहरण के लिए मुझे राजस्थान की जनसंख्या में बात करनी है कि शिक्षा का क्या स्तर है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सिर्फ जयपुर जिला लेके मैं राजस्थान की शिक्षा बता दूंगा क्या? या फिर मैं क्या करूंगा, पूरे राजस्थान की जनसंख्या में ये देखूंगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों में कितनी है, 15 14 से 18 में कितनी है, 18 से 25 में कितनी है, ऐसे करूंगा ना। समझ रहे आप? मतलब कि मुझे जनसंख्या को एक समान समूह में बांटना है, ठीक है, परंतु उसमें से जो सैंपल लेना है वो रैंडमली लेना है। समझ रहे आप? सैंपल कैसे लेना है? रैंडमली लेना है। ये वाला नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जनसंख्या का कायित्व घनत्व, ये आपको रट के जाना है, मैं लिख देता हूं, एग्जाम में आने लायक सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। जनसंख्या का कायिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हाँ जी, बताइए।
जनसंख्या का कायिक घनत्व, देखो बिल्कुल सही है मनीष। एस के राठौड़ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखिए कायिक घनत्व का मतलब क्या होता है, आप एक्चुअल में क्या है, इसका उसूल क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में मनुष्य के बसावट का पैटर्न ये है कि जहां पर उसको एग्रीकल्चर लैंड मिलता है ना, वहां पे मनुष्य की बसावट ज्यादा होती है। ठीक है, तो कायिक घनत्व का मतलब है कि जहां पर आपकी आपकी कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य भूमि, बिकॉज मनुष्य के बसने का पैटर्न ये रहा है कि मनुष्य हमेशा खेतीबाड़ी तो करना पड़ेगा ना, तो खेतीबाड़ी हो सकने वाली जगहों पे सेटल हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। विश्व की मानव जनसंख्या के दूसरी बार दुगना होने की अवधि निम्नलिखित में से किस अंतराल के बीच थी? देखिए इसका सही आंसर है 1850 से 1930। फिर आपको पता है सेकंड टाइम 1930 से लगभग 1974 तक आ जाइए, है ना आप, और उससे पहले अगर आप आओगे तो 1750 से लगभग 1850 के बीच में, इस समय 1 से 2 अरब, 2 से 3 अरब, 3 से 4 अरब हमारी जनसंख्या हो गई। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है, जब किसी देश में 0 से 14 और 15 से 44 आयु समूह जनसंख्या लगभग समान है, तो इस जनसंख्या की वृद्धि को क्या कहा जाएगा? अच्छा सवाल है ये। सुरेश जी, आपने अगर कोर्स लिया है तो हर चैप्टर की पीडीएफ चैप्टर के साथ अवेलेबल है भैया, आपको पढ़ना है, थोड़ा सा मेहनती है, एक एक चैप्टर ही खोलना पड़ेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। मनीष जी दो कैसे आंसर दे रहे हो मनीष जी? अच्छा बी दे दिया मनीष जी ने। जितेंद्र जी, इसका सही आंसर है शून्य वृद्धि। सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, 15 से 44 वर्ष का आयु का जो व्यक्ति है, ठीक है, यही प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर समझ रहे हो, अपनी प्रजनन क्षमता से आगे पीढ़ी को बढ़ाने वाला, और यह है 0 से 14। पता है इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे एक पिता है, उसकी दो संतानें हैं, ठीक है, एक पिता की दो संतानें हैं, चाहे वो मेल फीमेल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब ये लड़का है, इस लड़के की दो संतानें हैं, ये लड़की है, इस लड़की की दो संतानें हैं। बात समझ रहे हो? अगर ये रिप्रोड्यूस करता रहेगा, रिप्रोड्यूस करता रहेगा, तो आप देखो, मान लो कि ये वाला व्यक्ति 15 से 44 साल वाला है, अगर ये रिप्रोड्यूस करता रहे तो जनसंख्या को बढ़ना चाहिए तेजी से। समझ रहे, 0 से 14 वाले में क्या आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पर यहां पे क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि इनका जनसंख्या लगभग क्या है, समान है। तो समान है मतलब वृद्धि हो ही नहीं रही है, यानी कि ये आगे एक 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 ही चल रहा है। समझ रहे आप, एक 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 ही चल रहा है। जनसंख्या घनत्व निम्न को प्राय निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है?
देखिए, जनसंख्या घनत्व साक्षरता, जनसंख्या घनत्व साक्षरता, है ना, ये कभी भी आ जाए आपके सामने, है ना, तो ये हमेशा किस पे चलता है? वर्ण मात्र विधि पे, कोरोफ्ले। इसमें क्या कलर्स होते हैं, कलर्स। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, कहीं पे भी एक कोरो शब्द आ जाए ना, CHORO, इसका मतलब होता है कलर्स। अलग अलग कलर्स के अंदर इसको दिखाया जाता है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है? मनीष जी, आप ठीक है, कह रहे हैं कि ज्योग्राफी बहुत कमजोर है, बट आपके आंसर तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सही आते हैं। हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर है कितना? 20%, 20%, बिल्कुल सही है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक सवाल है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? हाँ, बिल्कुल सही है। विश्व की लगभग 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक आंसर है। किस महाद्वीप में विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है? हाँ, 60% से अधिक जनसंख्या कहां निवास करती है? ये तो गलत मत करना। बिल्कुल सही, 60% से अधिक जनसंख्या कहां निवास करती है? एशिया में निवास करती है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सुरेश जी, ऐसा है कि जहां पे वो पीपीटी है ना, नोट्स वही है, क्योंकि वो जो आप जिस टॉपिक्स की बात कर रहे हैं वो पूरे थ्योरी टॉपिक है। थ्योरी टॉपिक में मैं इतनी ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा। 1 से 14 तक आपने देखा होगा, भौतिक भूगोल वगैरह, ये सब समझाने वाली चीजें थी, तो मैंने एक एक चीज हाथ से लिखी है। थोड़ा हाथ अब खुद के भी चलाओ आप। आपको अपने हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी, अपने नोट्स अपने ही होते हैं। देखिए, 11 जुलाई, एक्चुअल में 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जनसंख्या विश्व की हुई थी। 5 अरब जनसंख्या विश्व की हुई थी, इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, यह कथन किसका है? अरे सुरेश जी, गुस्सा वुस्सा नहीं करते हैं, मैं तो आपको बिल्कुल सही राह दिखा रहा हूं। आप इसे गुस्सा को मान लो तो अलग बात है। आप खुद बताओ मेरे को, जब तक आप अपने हाथ से चीजें नहीं लिखोगे, मुझे बताओ आपके नोट्स कैसे बनेंगे? आप चाह रहे हो कि मैं सिर्फ नोट्स मेरे सामने हो, कोई हाथ से लिख के दे दे,
मैं उसकी रीडिंग कर लूं, क्या ये सही तरीका है क्या? आप बताओ मेरे को। गुस्सा करने की बात ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पढ़ाई होती है भयंकर अनुशासन से। आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। पढ़ाई की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना। मैं कैसे कराऊं बताओ आप। पढ़ाई की बेसिक क्वालिटी क्या है? आपको बैठना पड़ेगा, अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन कराना मेरा काम है ना। जैसे एक भैया ने पूछा है कि सर इसमें से क्वेश्चन आएंगे, जी बिल्कुल आएंगे, खास करके जहां मैं लिख रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको लिखिए, है ना। ठीक है जितेंद्र जी, कोई भी बचपन से सीख के नहीं आया है, किसी का कुछ बहुत ज्यादा मजबूत बचपन से नहीं होता है। धीरे धीरे पढ़ते 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 ही काम चलेगा। आप समझ रहे हैं? मैं आपसे साफ साफ कहना चाहूंगा, जैसे इस आप अभी जो आप लोग अवेलेबल हो, ये मनीष जी हैं, ये एस के राठौड़ जी हैं, एक नरेश जी हैं रोत, समझ रहे हैं आप। ये यहाँ पर इन्होंने अपने नोट्स खुद बनाए हैं और बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं, समझ रहे हैं। और मैं कहता हूँ आप इनसे पूछ लीजिए, इन लोगों के आंसर सही भी आते हैं। मैं कितने दिन से नोट कर रहा हूँ, ये 4-5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सही आते हैं आंसर, ठीक है। तो जॉर्ज बी क्रेसी, है ना, जॉर्ज बी क्रेसी इसका सही आंसर है। विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? ये भी आप कर लोगे। जी हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन नोट नहीं करिए। जो आपसे गलत होते हैं ना उसको वन लाइनर के रूप में करिए, ठीक है। और मैं तो आपको यहां तक कहूंगा, ठीक है, चाहे भले ही मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, बट आपका सिलेक्शन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में आपके पास कोई एमसीक्यू वगैरह की किताब कहीं अवेलेबल है, बट ऑनलाइन मत लेना, अब आप मार्केट से जाके हार्ड कॉपी लीजिए। आप अपने स्तर पर भी क्वेश्चन करिए, जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए, मैं कहता हूं रिजल्ट आएगा। यही तो तरीका है कंपटीशन एग्जाम पास करने का, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब देखिए जितेंद्र जी, जितेंद्र राणा जी, एक आप देखिए, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। अब इतना आसान सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा सघन क्षेत्र, सघन बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है? और भाई साहब आप आंसर दे रहे हैं मरुस्थल। जितेंद्र जी आपका आंसर आ रहा है मरुस्थल। आप मुझे एक बात बताइए, एक कॉमन सेंस के नाते भी अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा होता, क्या आप ये आंसर बी मरुस्थल दे सकते थे क्या? भैया मरुस्थल में तो है ही नहीं जनसंख्या। आप बताइए मुझे, ऐसे सवालों का जवाब आप गलत देंगे तो फिर ये तो बहुत बड़ा नुकसान है आपका, है। ऐसे मत करिए। नदी घाटियां हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे, अभी पीछे मैंने एक जगह कहा था थोड़ी देर पहले कि जहां पर मनुष्य के बसने के सारे गुण मौजूद है, पानी है, भोजन की व्यवस्था है, कृषि योग्य भूमि है, मनुष्य वहां बसना पसंद करता है ना, वहीं मनुष्य की जनसंख्या ज्यादा होती है। अब ऐसे सवाल के लिए आप मुझे बताओ मैं अलग से क्या तैयारी कराऊं, है। चलिए अभी मैंने पीछे पूछा था, मुझे वापस बता दीजिए, कायिक घनत्व ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? नहीं नहीं जितेंद्र जी, आप बुरा मत मानिएगा, अभी फिर आपको लगेगा मैं गुस्सा कर रहा हूं। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं कि भाई आपको एग्जाम देना है, अपने कैरियर के प्रति आप थोड़ा गंभीर होइए। आप एकदम से ऐसे छोड़ नहीं सकते कि मुझे ज्योग्राफी नहीं आती। अरे भैया पूरा लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर है, उसका फॉर्म आपने भरना है, और आप कह दो कि मुझे ज्योग्राफी नहीं आती। ये तो फिर हास्यास्पद बात नहीं हो गई? ये तो बड़ा अजीब सा दिक्कत हो गई ना। हाँ अभी मैंने पीछे बताया था कुल जनसंख्या बटा कुल कृषिगत क्षेत्रफल, बिल्कुल ठीक है। विश्व रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? हाँ
ये विश्व की रिपोर्ट की बात कर रहा है ना, बोलिए। बिल्कुल सही है। अब लगभग 1.45 बिलियन, है ना, लगभग 145 करोड़, अब तो कहते हैं 150 करोड़ हो गया है। ठीक है, भारत पहले नंबर पर आ गया है। स्त्रियों में सबसे अधिक प्रजननशीलता किस आयु वर्ग के बीच होती है, बताइए। हाँ, देखिए ये वैसे भी एक प्रूवन फैक्ट है कि जितना एज बढ़ती है ना, उस एज के साथ साथ फर्टिलिटी कम होती है। ठीक है, परंतु 20 से 24 वर्ष की जो आयु है वो एक आदर्श स्थिति है और उसमें सर्वाधिक फर्टिलिटी होती है। बिल्कुल ठीक है। ओशेनिया में विश्व की जनसंख्या का मात्र कितना प्रतिशत पाया जाता है? ओशेनिया आपको पता होना चाहिए भाई, ऐसे ओशेनिया पता नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, वैसे तो रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 होती है, बिल्कुल सही है। पर ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फर्टिलिटी की एज कौन सी है? ओशेनिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया व उसके आसपास के देश, इनको क्या कहते हैं भैया? इनको कहते हैं ओशेनिया। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, है ना, नारू गणतंत्र, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? ओशेनिया। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? देखो, आर्थिक कारक है, आर्थिक, ढंग से पहचानना। सुरेश जी, टीचर अच्छा तभी होगा जब उसके स्टूडेंट्स रिजल्ट लेके आएंगे, और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। आपकी कोई भी समस्या होती है आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, पर थोड़ा सा मुझ पे भरोसा करते हैं तो एक बार आप फॉलो भी करिए भाई मेरी चीज़ें। मेरे इंस्ट्रक्शन को प्लीज़ फॉलो करिए, अपने जीवन में उतारिए। 3-4 महीनों की बात है, मैं कह रहा हूँ पक्का रिजल्ट आएगा, आप थोड़ा करके तो देखो। हैं, अरे जो लोग भी डी आंसर दे रहे हैं, जलवायु जलवायु जलवायु, मुझे ये बताओ जलवायु का और आर्थिक कारण का क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है डायरेक्ट। अरे खनिज किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में सीमेंट उद्योग क्यों पनपा? क्योंकि हमारे पास कच्चा माल है। समझ रहे हैं आप? राजस्थान के अंदर आपको बहुत, आप और भी कई जगह पे चले जाएंगे, अभी हमारी बात हो रही थी कि इसमें अब ये जो है, ये प्राकृतिक कारणों में आता है। ये कैसे कारण है? प्राकृतिक कारण है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? आर्थिक कारण बोल रहा है ना ये तो। क्या करते हो, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ा 5-7 मिनट का पॉज लो, है 5-7 मिनट का पॉज लो कि भाई क्या कह रहा है ये। हाइपर सेल्फिज्म की प्रवृत्ति किस महाद्वीप के नगरों में देखी जाती है?
देखिए, पहले तो मुझे लगता है आपको हाइपरसेफलिज्म का मतलब होना पता चाहिए। मानवों की शहरों में घनी आबादी के रूप में या बड़े नगरों में बसने की प्रवृत्ति, बड़े नगरों में बसने की प्रवृत्ति मतलब कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा शहर में रहें। बड़ा शहर होता है ना, बड़ा शहर, गांव में कोई रहना नहीं चाहता, रिमोट एरिया में कोई रहना नहीं चाहता। वो ज्यादा से ज्यादा कहां रहना चाहता है? वो किसी बड़े शहर में रहना चाहता है। समझ रहे हैं आप? अब बताओ मुझे, क्वेश्चन मैंने बताया हाइपर सेल्फलिज्म अर्थात ज्यादा से ज्यादा घनी आबादी के रूप में, मतलब कि एक एक छोटे छोटे कमरे में भी रहना पड़े, पर रहेंगे शहर में ही, अपन दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी। आप एशिया में चले जाइए, आपको रूरल पॉपुलेशन खूब मिलेगी। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। बड़े शहर मिलेंगे पर ग्रामीण पॉपुलेशन खूब मिलेगी। यूरोप के अंदर सेम बात है, आपको ग्रामीण पॉपुलेशन खूब मिलेगी। अफ्रीका में तो वैसे ही सारी की सारी पॉपुलेशन ग्रामीण ही है। पर दक्षिण अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि दक्षिण अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा अमेज़न के घने वर्षावनों ने घेर रखा है, एक हिस्सा एंडीज पर्वतमाला ने घेर रखा है, उसके अलावा पैटागोनिया, अटाकामा मरुस्थल इन्होंने घेर रखा है। इस वजह से वहां पर क्या है कि या तो पोर्ट सिटीज का मतलब है कि तटीय इलाके वहां पे वो ज्यादा रहते हैं, या फिर कोई देश की कोई राजधानी जो कि किसी आर्थिक कारण से स्थापित हुई थी, वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। समझ रहे हैं आप? दक्षिण अमेरिका के देश आप देख लीजिए, जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, कोलंबिया, है ना। ये सारे देशों की ये प्रवृत्ति है कि वहां पे व्यक्ति शहर की राजधानी या किसी शहर में रहना पसंद करता है, गांव में जाना पसंद नहीं करता है। सर्वाधिक कृषि घनत्व किस देश में पाया जाता है? यह भी बड़ा प्यारा सवाल है। ये कृषि घनत्व कायिक घनत्व है। कृषि घनत्व कायिक घनत्व ही है। अरे कृषि करने वाले लोगों को नहीं पूछ रहा है कि भाई जो एग्रीकल्चर की लैंड है उसके मुकाबले जनसंख्या बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर लैंड के मुकाबले जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ढंग से सोचना, ऐसा देश जिसके पास एग्रीकल्चर की लैंड बहुत कम होगी, वहां पे कृषि का घनत्व ज्यादा होगा, ऐसे समझो। सुरेश जी, जो मैंने आपको पीपीटी प्रोवाइड कराई है उसमें मैंने अनवांटेड चीजें हटा दी हैं। समझ रहे हैं आप? अनवांटेड चीजें हटा दी। एक बार तो नोट्स ऐसे ही बनेंगे, उसके बाद जब नोट्स बन जाते हैं तो उसका लगातार रिवीजन करिए। ऐसे कुछ ना कुछ जगह आएंगी जहां पे आपको कमजोरी महसूस होगी कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए, ठीक है। धीरे धीरे एमसीक्यूज को शामिल करिए वन लाइनर के रूप में। अब अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। देखिए, इसका सही आंसर है जापान। अरे भाई, जापान का लगभग 60% हिस्सा तो सिर्फ 60% हिस्सा तो सिर्फ माउंटेन्स और क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट से ढका हुआ है। वहां पे बहुत सी छोटी सी जो बहुत कम एग्रीकल्चर लैंड है और लोग भी वहीं रहते हैं। बाकी माउंटेन्स में रह नहीं सकते, घने जंगलों में रह नहीं सकते, जाएंगे किधर? अब हमारी बात करो, हमारे पास एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर हमारे पास कृषि योग्य भूमि है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग कृषि योग्य भूमि है। समझ रहे हैं आप?
हाँ सुरेश जी, इस कक्षा के बाद आप जरूर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर दीजिए, मैं अवेलेबल हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या की प्राकृतिक संवर्धी दर कैसे निकाली जाती है? नेचुरल ग्रोथ रेट। नहीं रमेश जी, अभी यहां से ऐसी कोई सूचना नहीं है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। बिल्कुल सही, जन्म दर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं माइनस कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इसी को ही प्राकृतिक संवर्धी कहा जाता है। विश्व की लगभग 75% जनसंख्या कहां रहती है? बताइए। बिल्कुल सही है। आप महाद्वीपों के किनारे देखिए, जितने भी बड़े बड़े शहर भी हैं वो सब तटीय शहर हैं। समझ रहे हैं आप भारत में ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, कोलकाता को ले लीजिए, जो बहुत ही ज्यादा घने बसे हुए हैं। क्यों? ट्रांसपोर्ट की सुविधा, माल का आना जाना, व्यापार, ये सब। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जनसंख्या ही पूछी है, जनसंख्या पूछी है, ठीक है। आशा जी, लैब असिस्टेंट के कोर्स में चैप्टर वाइज क्लासें हैं, वीडियो लेक्चर हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाइजीरिया आंसर ठीक है आपका। नाइजीरिया क्षेत्रफल के लिहाज से भी बड़ा है। पोषण घनत्व का संबंध किससे है? पोषण घनत्व, पोषण घनत्व क्या होता है? देखिए, जनसंख्या बटा खाद्यान्न फसलों का घनत्व। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। साठ प्रतिशत अक्षांश के उत्तर में विश्व की कितने प्रतिशत से कम जनसंख्या रहती है? हम्म, 60 डिग्री है ना उत्तर में, उधर हो चाहे इधर हो, ठीक है। ओके, क्या आंसर है? बिल्कुल सही। कितनी देती है? 1%। 60% के ऊपर तो ध्रुवीय प्रदेश आ जाता है ना। ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या किधर है? नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे आज के 35 क्वेश्चंस थे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए होंगे। देखिए, अभी हमारे पास समय है, आप अपना आराम से चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। डेली 1 या 2 दिन का पूरा समय देता हूं मैं आपको चैप्टर रिवाइज करने का, समझ रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल से आपके एटलीस्ट 60 से 70% क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर हम 30 सवाल कर रहे हैं तो कम से कम 20 से 22 सवाल आप सही करिए, है ना। जो सवाल सही नहीं हुए कोई बात नहीं, आप इसको वन लाइनर के लूप में लिख लीजिए, अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए और नोट्स को आप कंटिन्यू करते रहिए। आप चलो तो सही इस फॉर्मूला पे, मैं कह रहा हूं आपको फायदा होगा। आप एक बार
जैसे आपने प्रायोगिक भूगोल का कर लिया, अभी मानव भूगोल हो जाएगा। आप फिर उसके बाद कहीं भी जाके टेस्ट दे देना, आप देखना आपको फायदा होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। नहीं, आप गलत करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। गलत से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीरियसली गलत तो क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं लाता ही इसलिए हूं कि ये क्वेश्चन गलती करके आप सीखें। बिल्कुल भावना जी, आप क्या कहते हैं उसको, एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है मनीष जी, मैं अभी चेक करवा लेता हूँ ये कहाँ है वीडियो, मैं चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, जिसको भी किसी को कॉल करना है तो अगले आप 20-25 मिनट में कॉल कर लीजिए, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, 20-25 मिनट में आप फ़ोन कर लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। जिसको बात करनी थी आप कर सकते हैं। अभी हमारा जो वो वाला नंबर है ना, ये इधर का हेल्पलाइन वाला नंबर जो है, वो उस पर फ़ोन कर दीजिए आप। ठीक है, ओके, बिल्कुल जितेंद्र सुमन जी, ज़रूर करते हैं इस बारे में। अगला चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 35, पढ़ के आइएगा। अब उसके एमसीक्यू होंगे चैप्टर नंबर 35। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।